हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। इस 2020 का ये सेट 5 है। इसके अंतिम क्वेश्चन आज हम 8 और 9 करा रहे हैं। इसके बाद हम इस सेट को नहीं करेंगे। अब हम 2025 का सेट जो है हल करेंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है लगभग रिपीट होने लगे हैं। तो अब हम 2025 से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से, किस लेवल का जो है आपने तैयारी किया है। इन सेट को आप कर लेंगे। इसके बाद भी हम बीच में एक बहुत बढ़िया आपको आइडिया देंगे जिस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको जो क्वेश्चन बताए थे वो आपको प्रश्न नंबर 7 तक आपको बता दिए थे। अब हम प्रश्न 8 की बात करते हैं। 8 प्रश्न क्या है? यही आपका 340x कौन सा है, XW आपका चल रहा है सेट। इसी में हम आपको 8वां क्वेश्चन बता रहे हैं। 8वें क्वेश्चन में कहा गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड है। K परावर्तांक है। 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैराड हो जाती है। K का मान ज्ञात कीजिए, जहां D संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। तब आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर 8 की। उत्तर 8 की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप कि सबसे पहले संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। आप जानते हैं संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है K/0 A/D। ठीक है। तो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, तो किन बातों पर निर्भर करती है इससे पता। अनुपाती K, C अनुपाती A और C अनुपाती 1/D। 3 चीजें आप देख लीजिए यहाँ से, बहुत आसान है। धारिता प्लेटों के बीच माध्यम के परावर्तन की अनुपाती होती है। C का मान प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है और C का मान इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप इस सूत्र से आराम से कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद इसमें जो सवाल दिया है उसकी बात करते हैं। हमने आपको समांतर पट संधारित्र जिसके बीच में, क्या प्लेटों के बीच में एक पट्टी रखी जाती है, उसका एक सूत्र आपको बताया था। वो क्या है देखिए। समांतर पट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है ε0 A/D -D और +D/K। यहां से आपको क्या निकालना है? परावर्तांक K का मान निकालना है। इनके बीच जो पट्टी रखी गई है उसकी मोटाई दे रखी है, अर्थात T बराबर आपको दिया है 3D/4, ये दिया हुआ है। साथ में क्या दिया है? वायु संधारित्र की धारिता। वायु संधारित्र की धारिता C0 कह सकते हो आप। C0 बराबर होता है ε0 A/D और इसका मान दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है। क्या करेंगे, जहां जहां T है वहां पर हम 3D/4 रख देंगे। तो ये ε0 A/D का जगह D तो D रहेगी, ये 3D/4 प्लस T की जगह पे 3D/4 आ जाएगा। 3D/4K आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हटा दीजिए, 4 एकम 4 में से 3 का 1 बचेगा, अर्थात C बराबर हो गया ε0 A/D/4 प्लस 3D/4K। तो यहां से D/4K कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, ε0 A/D/4 हमने कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 1 प्लस 3/K। ये आपका बन गया। देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा और D को हम ऊपर ले लेते हैं। इसको देखिए कैसे लेते हैं। C बराबर हो जाएगा 4 × ε0 A/D और बटे में क्या बचेगा आपका 1 प्लस 3/K। ठीक। अब क्या करेंगे आप, आपको दिया क्या है, जब प्लेटों के बीच में रखा जाता है इसको परावर्तांक को, तो इसकी धारिता दे रखी है, अर्थात C का मान भी आपको दिया हुआ है। ये दिया है 6 माइक्रोफैराड।
तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 गुणा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, इसका मान कितना है 3 के बराबर। तो 1 प्लस 3 अपॉन के, यहाँ से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसकी क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे तो 1 प्लस 3 अपॉन के बराबर 2 आ जाएगा। तो 3 के 3 अपॉन के बराबर 2 माइनस 1, 3 अपॉन के बराबर 1, तो के बराबर आपका 3। यही परावर्तांक आपको के का मान निकालना था, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बता दिया। अब इसका एक अथवा भी दिया हुआ है, अथवा में बहुत आसान सवाल है दिया हुआ, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए 8 का अथवा देखिए। आठ का अथवा देखिए, 8 के अथवा में क्या है, 8 के अथवा में दिया है कूलाम का विद्युत बल का नियम बताइए। कूलाम का विद्युत बल का आप नियम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन कोई दो बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F अनुपाती 1/r²। इनको मिला देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे में r²। ये इसका कूलाम का नियम हो गया। आगे बढ़ाना चाहेंगे तो इसमें नियतांक आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये जानते हैं आप अच्छी तरह से। आगे बात करते हैं, एक चित्र इसमें दिया हुआ है, कहते हैं इनके बीच लगने वाले बल का मान बताइए आप। चित्र यहां दिया हुआ है इस तरह से, देखो ये चित्र आपको दिया हुआ है इस तरह से, समबाहु त्रिभुज के रूप में है और यहाँ पर प्लस क्यू आगे से रखा हुआ है, यहाँ -4q और इधर रखा हुआ है प्लस का 2q। इनकी जो लंबाई है वो l और l है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि -4q प्लस 2q के कारण के द्वारा प्लस q पर लगने वाला बल आप ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसके कारण यानी इनके बीच में बल निकालेंगे, फिर हम इसके कारण इसके निकालेंगे। अब सोचने की बात है बल कहाँ कहाँ कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे। देखिए जब तो धनावेशित जो है आवेश होते हैं, यानी कि दो धनावेश होते हैं, तो उनके भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और प्रतिकर्षण बल कौन लगाएगा, ये आपका प्लस क्यू लगाएगा इसके ऊपर, वो के लोग का बाहर की ओर से भगाने का प्रयास करेगा। ये बल मान लीजिए F1 है और इधर क्या है प्लस और माइनस दोनों है, तो ये क्या करेगा, अपने खींचेगा, इनके बीच आकर्षण लगेगा, ये बल आपका F2 हो गया। अब आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है। देखिए ये 180 का आया है यहाँ से तक है ये, तो ये बचा हुआ है आपका 120 अंश का, अर्थात F1 और F2 के बीच जो कोण है वो आपका 120 अंश का है। तो पहले हम क्या करेंगे, F1 और F2 के मान निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या है। तो प्लस 2q और q के बीच लगने वाला बल, F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कुछ ले लेते हैं, a ले लो पहले, पूरा बड़ा बड़ा ना लिख करके कांस्टेंट या k ले लो, k तो चलता ही है, k ले लीजिए, कांस्टेंट हो गया। तो इसकी सिमरा करेंगे, क्या हो जाएगा q गुणा 2q बटे में r² मतलब l²। तो ये k इंटू क्या हो जाएगा 2q² अपॉन में l², ठीक हो गया। इसके बाद में F2 देखिए, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F2 बराबर k इंटू q गुणा 4q और बटे में l²। तो ये हो जाएगा k इंटू 4q² और बटे में आपका l², ठीक हो गया। इतना आपका आ गया। परिणामी बल क्या होगा, q पर लगने वाला परिणामी बल
F बराबर क्या होगा, अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब जानते हैं ए और बी के बीच लगने वाला परिणामी बल R बराबर होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। उसी तरह से इसको हमने ले लिया है। F1 का मान देखिए, F1 का मान है K इंटू 2Q स्क्वायर अपान में L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा K 4Q स्क्वायर अपान में L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 F1 का मान कितना है K 2Q स्क्वायर अपान में L स्क्वायर गुणा K 4Q स्क्वायर अपान में L स्क्वायर और cos 120, ठीक है। इतना आप देख लीजिए सही तरीके से, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां से क्या होगा, आपका यहां से देखो 2Q स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, जब इसका बाहर निकलेगा तो एक काम करिए, सबसे पहले तो जो स्क्वायर वाले हैं इनको बाहर निकाल लीजिए। Q स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इनकी चार चार घातें बनेगी, तो बाहर आएगा तो Q स्क्वायर और L स्क्वायर ही आएगा। K स्क्वायर है करेंगे, बाहर आएगा, इनमें भी K है, कॉमन ले लेंगे तो K ही बाहर आएगा सब में से। तो क्या करेंगे, देखो हम कॉमन कैसे लेते हैं, एक तो K बाहर आ जाएगा, दूसरा Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, और बाद में जो बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे। और क्या देखिए क्या क्या बचा हुआ है यहाँ से, इधर आपका बचेगा 2 का वर्ग हो गया कितना 4 प्लस यहाँ कितना 4 बचा, 4 का वर्ग हो गया 16, ठीक है, माइनस देखो कास चलो मान रख लेते हैं पहले, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया और दूनी 16, तो हो गया 16, ठीक है, और Q स्क्वायर जोड़ा बन गया था इसलिए बाहर निकल गया, 16 हो गया गुणा काश 120 का मान माइनस 1/2 होता है, तो वो माइनस यहाँ लगा दीजिए पहले से, 1/2 निकले, 2 8 16 काट दिया हमने। तो देखो 16 4 20 में से 8 के कितने बचे, 20 में से 8 के 12 बचे आपके, तो यहाँ से क्या बचा आपका Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर और अंडर रूट बचे 12, ठीक है, इतना आप देख लें। इसके बाद बात करें, देखिए अब यहां से 12 को लिख सकते हैं कितना, 12 हम लिख देंगे Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, इसको लिख देंगे 4 गुणा 3, ठीक है, तो 4 गुणा 2 हो गया, तो ये 2K Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर और अंडर रूट में 3 आ गया, और इसकी जगह K का मान 2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, आप जानते हैं इसके बारे में, तो 2Q स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू L स्क्वायर और रूट 3, तो इनके बीच लगने वाला बल आपको मिल गया। साथ में कुछ और भी कह रहे हैं, आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। आवेशों को अलग करने के लिए क्या है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं उसके लिए, तो वो हमें निकालनी है। जितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी वही क्या होगा, उसका कार्य होगा। चलिए आवेशों को पृथक करके अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, किया गया कार्य बराबर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये W बराबर हो गया आपका, इस ऊर्जा U होती है, इसका मान लगा दीजिए। क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ से आप इनकी बीच निकालिए, इनकी बीच निकालिए, इनके सब निकाल दें, तो
देखो 1/4 ये सूत्र उसका होता है u बराबर माइनस 1/4 पाई, यहाँ पे दिखेगा नहीं, आपको ऊपर बता दें, देखो यहाँ से ये सूत्र होता है u बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 और बटे में r, ये सूत्र होता है, ये माइनस नहीं लगेगा ऐसे। ये आपका वैद्युत विशुद्ध ऊर्जा का सूत्र है आपके पास। ये तो एक के लिए है, अब इन इसके बीच निकालो, इसके सबको बीच निकाल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन रहेगा सब में। अब देखो इसके बीच में निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 क्यू स्क्वायर अपान में आर की जगह पे एल हो गया। अब देखिए इसमें इसके बीच निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा 4 क्यू स्क्वायर अपान में एल, ठीक है। इसके बीच प्लस का आएगा तो 2 क्यू स्क्वायर अपान में एल। देखिए 8 4 12, 12 में से हो गया 10, माइनस के 10 आपको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा माइनस का 10 क्यू स्क्वायर अपान एल। तो इतना कार्य जो है आपको करना पड़ेगा आवेशों को अनंत तक ले जाने में, हमेशा वैद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। देख लिया। अब इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है वो ध्यान दीजिए, देख लें इसको सही से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर 9 में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पना लिखिए। बोहर की परिकल्पनाओं का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की एनपी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति के लिए सूत्र बताइए। तो सबसे पहले बोहर मॉडल की परिकल्पना बताते हैं आपको, इससे पहले रदरफोर्ड की बात करते हैं, है ना। बोहर मॉडल ने क्या किया, रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर किया, है ना। रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि उसके परमाणु के बीच में एक धनावेशित भाग होता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके सारा परमाणु का धनावेश उसी में संचित रहता है, और उस परमाणु की जो त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है, और जो द्रव्यमान संचित रहता है वो 10⁻15 मीटर की नाभिक में संचित रहता है, ये उन्होंने बताया। और साथ में ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं खाली स्थान में, ठीक है। और खाली स्थान में जब घूमते हैं तो क्या होगा, वो विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे उनकी कक्षा जो धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, और अंत में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा और वो परमाणु नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात परमाणु जो है अस्थायी है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या था, इन्होंने ये बताया कि जब ये आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है अपनी कक्षाओं में, तो निश्चित आवृत्ति की जो है वहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है, यानी कि इसका स्पेक्ट्रम है वो आपका सतत है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भिन्न भिन्न आवृत्ति की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा ये माना गया है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है तो उनसे जो है वो सतत रेखाएं प्राप्त होती हैं, और प्रत्येक रेखा की जो है जो उत्सर्जित रेखा है उसकी आवृत्ति जो है वो निश्चित होती है, ये इन्होंने बताया। जबकि बोहर ने इन चीज़ों को नकार दिया, और क्या उन्होंने बोहर ने बताया वो हम आपको सब बताते हैं। इन्होंने तो कहा कि कक्षा में छोटी चलो होती चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए मैं आपको बताता। तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, नील्स बोहर ने जो है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी रदरफोर्ड के मॉडल की व्याख्या की। उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कक्षा में जब भी घूम सकता है जब उसका कोणीय संवेग जो है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए।
1h 2h 3h यानी कि इसका पूर्ण गुणज है, तभी वो उस कक्षा में घूम सकता है। इस बात पे समझ लें, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमने के लिए तभी बाध्य होगा या घूम सकता है जब उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी कि G बराबर NH/2 पाई, जहां पर n बराबर क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं और इन कक्षाओं में क्या है वो घूम सकता है। इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाएं भी कहा जाता है। साथ में अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और किसी r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूम रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग एम्पियर 2 पाई होता है। ये जो है क्या है बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध कहलाता है। ठीक, एक पहली बात। दूसरी बात मैंने कही कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जब घूमता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी कक्षा में जो घूमता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता है, बल्कि उस पर जो है एक आवेगीय त्वरण कार्य करती है, इसलिए वो नाभिक से नहीं टकराएगा, अर्थात जो परमाणु है वो स्थायी होता है। तीसरी बात क्या है, देखिए तीसरी बात में कहा गया है उनकी परिकल्पना में कि जैसे ही परमाणु को क्या बाहर से ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में चला जाता है और वहां पर उच्च ऊर्जा स्तर में मान लीजिए E1 से वो E2 में चला गया और जब क्या हुआ यहां से यहां चला गया और यहाँ पर जाने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। इसके बाद वो पुनः जब अपनी पूर्व कक्षा में वापस लौटता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। मान लीजिए उन तरंगों की जो आवृत्ति है वो न्यू है, निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1, उच्च ऊर्जा स्तर की E2। तो आप जानते हैं h बराबर क्या E2 - E1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से h बराबर हो जाएगा E2 - E1 बटे में न्यू। न्यू करो, उसमें न्यू का मान निकाल लीजिए, आवृत्ति है, ये बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध कहलाता है। तीन चीज उन्होंने बोहर ने बताई थी। अब इसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु की Nb कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति का सूत्र निकालना है। तो आवृत्ति का सूत्र देखिए क्या होगा, इसी में लगा हुआ क्वेश्चन है। आवृत्ति का सूत्र, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का Nb कक्षा में वेग या चाल Vn और कक्षा की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है Rn, तो क्या होगा देखो यहां से Vn e² 2 पाई एप्सिलॉन 0 और n, ये Vn की वैल्यू होती है। 2 पाई एप्सिलॉन नहीं 2 एप्सिलॉन 0, ये पाई नहीं होगा यहाँ से, e² 2 एप्सिलॉन NH, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद में जो Rn त्रिज्या है उसका मान क्या है, उसका मान होता है एप्सिलॉन 0 n² h² और अपान में पाई me²। ठीक है, क्या करेंगे अब हम जानते हैं इसका मान लीजिए परिक्रमण क्या लिया
आवर्तकाल t है तो 2 पाई RN अपान में VN। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी क्या है, वृत्ताकार पथ है इसलिए 2 पाई r के बराबर हो गई, और अगली कक्षा है 2 पाई RN हो गया तो 4 हो गई VN। ये मान रख दीजिए ऊपर से, तो क्या हो जाएगा 2 पाई गुणा RN का मान करना है एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर और अपान में पाई m e स्क्वायर, ठीक है। और bn का मान भी तो उल्टा हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 n h अपान में आपका e स्क्वायर। तो इस तरह से तो tn बराबर जो आपका आएगा वो 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब h क्यूब और अपान में m e की घात 4, ये आपका tn की वैल्यू आएगी। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है, n बराबर 1/t, तो इसे f बराबर क्या हो जाएगा 1/t। तो यहां से क्या करेंगे आप, इसको उल्टा कर दीजिए, तो आवृत्ति का सूत्र आपके पास क्या आ जाएगा, Fn बराबर 1/Tn। तो ये Fn बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, m e की घात 4 और बटे में 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब और h क्यूब, ये आपके आवृत्ति का सूत्र आ गया। आज के लिए इतना ही काफी, आप इसे सही तरीके से तैयार कर लें और इसके बाद हम शुरू करेंगे अब 2025 का सेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। आप इस तरह से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।